भारत की संपूर्ण क्रांति में मैं इस मुद्दे को उठाया हूँ कि भारत की संपूर्ण क्रांति तो जेपी आंदोलन किए थे, उनका 7 मुद्दा था, लेकिन वो क्रांति सत्ता परिवर्तन तक सीमित हो गया और उनके जितने भी अनुयायी उस निकले वो उन जेपी आंदोलन के जो विचार थे भारत की संपूर्ण क्रांति को वह भी जनता तक नहीं पहुंचा सके। मैंने लिखा है कि भारत की संपूर्ण क्रांति अर्थात संपूर्ण परिवर्तन कैसे होगा। अच्छा, पूरा उसमें विजन दिया हूँ। उसमें 32 वॉल्यूम है, मतलब 32 किताब है उसमें। अच्छा, इसी सीरीज में कितने पेज की एक है? कोई है 200, कोई 300 है। अरे पूरा बारीकी से दिया हूँ। अच्छा, लिखा हूँ। उसमें सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दलपति कल्लू में है कि जब ये आज़ादी हुई थी, इसके बाद में लोग समझ नहीं पाए कि आज़ादी क्या है। लोग समझ रहे थे गांव सभी की हम सभी लोग आज़ाद हो गए। राजे महाराजे जमींदार वगैरह जो थे वो अपना वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वर्चस्व अपना बनाए रखना चाहते थे। दोनों के बीच इसी तरह से संघर्ष की कहानी है। तो उसी में है दलपति कल्लू जो गुमस्ता है, उसका खलनायक है। तो गुमस्ता किस तरह से सताता है, पूरा शोषण करता है गांव को। उसका शोषण करते करते जब ये ईर्ष्या अधिक बढ़ जाता है तो वो उग्र हो जाता है। उसका बेटा जो अत्याचारी था और वह ऐसे डाकू बन जाता है बदला लेने के लिए। तो उसी से मुक्ति के लिए दलपति कल्लू लोगों ने बनाया और दलपति कल्लू जो है भी पूरे गांव को आज़ाद किया। अब धर्म का है, धर्म थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम छोटा करते हैं। धर्म की 2 प्रमुख बातें होती हैं, एक नैतिक और दूसरा है उसका जो है सिद्धांत, कोड। हाँ, कोड। जब नैतिकता हट जाता है तो वह विध्वंसक हो जाता है, आक्रामक और हिंसात्मक हो जाता है। हमारे यहाँ अभी वही धर्म चल रहा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं, अम्बेडकरनामा की एक कोशिश है कि बहुजन नायक नायिकाओं के जीवन संघर्ष, उनके योगदानों को आपसे रूबरू कराई जाए। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कोशिश है कि जो अपने जीवन में अभी अपने जीवन यापन के कार्य के अलावा और कुछ भी कार्य कर रहे हों, सामाजिक कार्य कर रहे हों, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हों, लिखना, पढ़ना, बोलना, कुछ आर्ट, कला, शिल्प, तमाम ऐसे पहलुओं पर जो काम कर रहे हों, उनसे भी आपको रूबरू मैं करवाता रहता हूं टाइम टू टाइम। आज इसी श्रृंखला में श्री R.K. चौधरी साहब हमारे साथ हैं। R.K. चौधरी साहब रांची में रहते हैं, झारखंड के रांची में, राजधानी है रांची झारखंड की, और रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, स्पेशल सेक्रेटरी झारखंड गवर्नमेंट। जब बिहार और झारखंड एक था तब 1985 में ये सेवा में गए थे BPSC के थ्रू और बतौर स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रिटायर हुए। ये तो इनका एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। इनके जीवन का संघर्ष अलग है, उसमें कभी और, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से मैं आपको इनसे मिलवाना चाहता हूँ वो यह कि गाना लिखने की शौकीन है। तकरीबन 5000 से ज़्यादा गाना ये लिख चुके हैं और एक किताब भी अभी लिख रहे हैं। बहुत जल्द किताब प्रकाशित होने वाली है। जब किताब प्रकाशित होगी तो उस पर भी चर्चा आपको सुनाऊंगा। और इसके अलावा अपने सेवानिवृत्त जीवन में सामाजिक कार्यों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और इसके साथ साथ अपना एक YouTube चैनल भी खोलने वाले हैं। जब वो खोलेंगे तो मैं आपसे अपील करूँगा कि उनको भी सब्सक्राइब कीजिए और उनको सुनें। फिलहाल इनसे आज चर्चा करने वाला हूं इनके 2 महत्वपूर्ण योगदानों पर। पहला जो किताब आने वाली है, दूसरा 5000 गाना लिखना कोई मामूली बात नहीं है। किस तरह के गाने हैं, कौन सी भाषा में, शैली क्या है, लोकल डायलेक्ट है, हिंदी है और कंटेंट क्या है, ये सब जानना ज़रूरी है। और मैं तो इनको सलाह दूंगा कि अगर 5000 गाने आपके पास
उपलब्ध हैं तो उसको कंपाइल करके उसको एक प्रिंट में, एक किताब के रूप में उसको भी प्रकाशित कर दें। बहरहाल सीधे लिए चलते हैं आपको चौधरी साहब के पास। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। नमस्कार जी नमस्कार। आपके अम्बेडकरनामा के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन जी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बताएं, किताब कौन सी किताब लिख रहे हैं आप? मैं तो वैसे 45 किताब लिखा हूँ। 45? हाँ, जिसमें 45 किताब लिख चुके हैं। जिसमें 3 तो प्रकाशित हैं नोवेल। एक है दलपति कल्लू और उसका दूसरी किताब है उसका सवाल है। तीसरा है कविता की है आह्वान। बाकी किताबें प्रकाशित आपने क्यों नहीं की? हाँ, चूँकि किताबें जो मैं लिखा हूँ आप इसका शीर्षक समझ लेंगे तब समझेंगे कि सरकारी सेवा में रह कर के प्रकाशित नहीं करा सकते थे। अच्छा, अब तो होगा? हाँ अब होगा जी। भारत की ये जो किताब मैं लिखा हूँ, पहले शीर्षक कुछ बता दें। हाँ, आपत्तिजनक सरकार को लगती है। हाँ, ये जो मैं नॉवेल लिखा हूँ, यह नॉवेल का नाम है भारत की संपूर्ण क्रांति और असली आज़ादी। इसका शीर्षक के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। जी जी। भारत की संपूर्ण क्रांति में मैं इस मुद्दे को उठाया हूँ कि भारत की संपूर्ण क्रांति तो जेपी आंदोलन किए थे, उनका 7 मुद्दा था, लेकिन वो क्रांति सत्ता परिवर्तन तक सीमित हो गया और उनके जितने भी अनुयायी निकले वो उन जेपी आंदोलन के जो विचार थे भारत की संपूर्ण क्रांति को वह भी जनता तक नहीं पहुंचा सके। मैंने लिखा है कि भारत की संपूर्ण क्रांति अर्थात संपूर्ण परिवर्तन कैसे होगा। अच्छा। पूरा उसमें विजन दिया हूँ। उसमें 32 वॉल्यूम है, मतलब 32 किताब है उसमें। अच्छा, इसी सीरीज में? इसी सीरीज में। कितने पेज की एक है? कोई है 200, कोई 300 है। अरे पूरा बारीकी से दिया हूँ। अच्छा। लिखा हूँ। उसमें सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने उसमें है, हाँ, एक उसमें नोवेल के इस तरह से है कि एक जो खलनायक है, एक गांव की जो महिला थी वो प्रेम करती थी, वो कलकत्ता भागने के क्रम में बाढ़ में ये ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय वो जो गैंग था नागो दादा गैंग था, वो चला रहा था। बाद में नागेंद्र सिंह हो गया खलनायक, तो उसी का गैंग उसको अपहरण करके और भागलपुर मंडी में भेज दिया था। लेकिन वह रहते हुए भी बहुत सेवा की। वो दिखाइए कि व्यक्ति कहीं भी रहे, कहीं से भी वो सेवा कर सकती है, उस देश को योगदान दे सकता है। तो उसमें उन्होंने ये किया था कि 367 युवतियों को अपनी कमाई से आज़ाद करा दी, खरीद आपके नॉवेल में ये नॉवेल में है। तो इसीलिए वहाँ के लोग सोचा कि भाई इसका कंप्यूटर वो आतंक मचाए हुए था नागेंद्र सिंह, एमपी बनता है, एमपी से भी वो बहुत सिर तक चला जाता है। कोई रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल काल्पनिक लिखा हूँ, लेकिन अब संयोग है कि उसी तरह का घटना हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि, लेकिन मेरा कल्पना है बिल्कुल ठीक है। और उसमें मैंने लिखा है कि जैसे ये 5 वॉल्यूम है। हाँ, तो वो क्या करती है कि जब उतारता है तो उनका नागेंद्र सिंह के विरुद्ध में उतारता है लोगों ने, तो 3 चुनाव हार जाती है। इसके बाद में वो सोचती है कि अच्छा हमारा मैसेज गांव तक नहीं जा रहा है, इसीलिए उसने अपना मैसेज के लिए वो 32 वॉल्यूम किताब लिखी और वही उसका विजन है। तो ये आप अपने 32 वॉल्यूम का शुरुआती ये शुरू कर रहे हैं? हाँ, ठीक। तो उसमें है, तो उसमें जैसे है कि
वो वर्तमान परिवेश से भी लिया है उसमें कि अभी जैसे हमारा राष्ट्रीय खजाना में मात्र 27 लाख करोड़ ये जमा होता है। वो बताइए कि नहीं आगे यदि हम भ्रष्टाचार को रोक दें और बिना सरकार का एक पैसा माने पब्लिक पर एक पैसा बिना ये टैक्स बढ़ाए और न अतिरिक्त टैक्स लगाए, हम 300 लाख करोड़ का बजट देंगे। 300 लाख करोड़ अर्थात हमारा राष्ट्रीय खजाने में जमा होगा, वो दी है। और उस पैसा को कैसे कैसे खर्च करेंगे, तो उसमें दिया है कि बिल्कुल निःशुल्क हम एजुकेशन देंगे, आवासीय देंगे, अत्यंत गुणवत्ता युक्त देंगे सभी को, और सभी को रोजगार देंगे, टोटल रोजगार देंगे। हाँ, तो वो कैसे किया है, पूरा विजन है उसमें। अच्छा, उसमें पूरा विजन है। पूरा विजन है, एकदम बारीकी से है कि उसको पूरा 32 वॉल्यूम इसी पे टिका हुआ है। हाँ, पूरा टिका हुआ है, सभी विभाग का अलग अलग। कितने पेज होंगे? हाँ, करीब 10,000 पेज तो होंगे। 10,000 पेज होंगे। हाँ हाँ। और बाकी जो किताबें हैं, बाकी किताबें हैं, नॉवेल की है। अच्छा, नॉवेल की है। हाँ, नॉवेल की है, कहानी का है वो। 3 तो प्रकाशित है। अच्छा, आप ये अमेजन पर ले सकते हैं, स्नैपडील पर ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर ले सकते हैं। क्या नाम है? प्रभात प्रकाशन से निकला है। दलपति कल्लू है नॉवेल, मेरे नज़र से गुजरा है। हाँ, और दूसरा है उसका शिवाल है। हाँ, आप आए हैं तो लेके आते तो लोगों को दिखाते भी। अच्छा, तो लेकिन वो दोनों नॉवेल जरूर आप अगर पढ़ना चाहें तो जरूर मंगवाइए। अच्छा, तो ये अगले बार कोशिश करूंगा कि जब ये करूं तो वो आपने बना दलपति कल्लू और उसका शिवालय। और तीसरा कौन है? तो आह्वान वो कविता संग्रह। हाँ हाँ, ये दोनों में जो है ये क्या उपन्यास है? हाँ, दोनों उपन्यास है। अच्छा, तो क्या है जरा दलपति कल्लू में है कि जब ये आज़ादी हुई थी, इसके बाद में लोग समझ नहीं पाए कि आज़ादी क्या है। लोग समझ रहे थे गांव सभी की हम सभी लोग आज़ाद हो गए। राजे महाराजे जमींदार वगैरह जो थे वो अपना वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वर्चस्व अपना बनाए रखना चाहते थे। दोनों के बीच इसी तरह से संघर्ष की कहानी है। तो उसी में है दलपति कल्लू जो गुमस्ता है, उसका खलनायक है। तो गुमस्ता किस तरह से सताता है, पूरा शोषण करता है गांव को। उसका शोषण करते करते जब ये ईर्ष्या अधिक बढ़ जाता है तो वो उग्र हो जाता है। उसका बेटा जो अत्याचारी था और वह ऐसे डाकू बन जाता है बदला लेने के लिए। तो उसी से मुक्ति के लिए दलपति कल्लू लोगों ने मनाया और दलपति कल्लू जो है उसने भी पूरे गांव को आज़ाद किया। उसमें उसकी कहानी है। और उसका शिवालय क्या है? उसका शिवालय है कि ये एक गांव है जहाँ सरस्वती पूजा वगैरह होती थी, तो वो लोग खूब चंदा उंदा करता है सब। तो उसी गांव से और सड़क गुजरता है, नया सड़क बना था। तो सभी लोग कहा कि भाई जो हम लोग दूसरे को देते हैं चंदा, हम लोग भी क्यों नहीं दूसरे से लें। तो वो चंदा लेना शुरू किया। चंदा लेना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। तो हिसाब किताब हुआ, उसमें हिसाब किताब हुआ तो बहुत पैसा बच गया। तो बचने के बाद में सभी लोगों ने कहा कि इतना पैसा क्या करेंगे हम, कैसे खर्च करेंगे। तो किसी ने कहा कि नहर खुदवा दीजिए, किसी ने कहा ये तालाब बनवा दीजिए, किसी ने कहा कि सड़क बना दीजिए, अपना भी किसी ने कहा मंच बनवा दीजिए। इसी तरह से विभिन्न लोग ये नहीं किया। लेकिन उसकी ये जो नायिका है तो कही कि नहीं, हम लोग दूर गांव में जाते हैं पूजा करने के लिए, इसलिए शिवालय बना दीजिए। अच्छा, हाँ। तो शिवालय सभी सहमत हो गए और शिवालय लोग बनाया। शिवालय बनाया, इसके बाद में जो पुजारी भी वहाँ नियुक्त किया गया। तो उसी का एक गांव था जो वंचितों का गांव था, दलितों का गांव था, टोला था। तो वहाँ के लोग है भी काफ़ी मजदूरी करके और शिवालय बनाया। कहा कि उन लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उन लोग ने मजदूरी करके परिश्रम करके और सभी शिवालय बनाया। इसके बाद में जो पुजारी आता है, वो पुजारी भड़काता है वहाँ के ठाकुर साहब को कि आपके साथ वो भी पूजा करता है, आपके पुरखों इसीलिए तो नहीं आपको मनाया था कि आप जो
इतना बना हुआ है जो आपका रुतबा वर्चस्व, उसको आप मिट्टी में कर दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए। आज आपके साथ, आपके बहू बेटी के साथ आज पूजा करता है, कल आपके साथ खटिया पर बैठेगा, आपके पास कुर्सी पर बैठेगा, तो आपकी मिट्टी तो ये हो जाएगी। तो खलनायक को 2-3 बार चढ़ाया, तो इसके बाद में जो फिर है सो वो मान गया। तो इसके बाद में इन लोगों को कहा कि दलित लोगों को कहा कि भैया तुम लोग है सो ऐसा करना कि पूजा करना तो बाहर से कर लेना, मंदिर में नहीं आना। तो मंदिर में आना नहीं, तो फिर इसके बाद में उसको जो नायक है इसका, वो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अच्छा। उसको भी हो गया पूरा जो है नवीनतम ज्ञान का ये हो गया था। तो वो है सो कहा कि नहीं ये कैसे होगा, तो हम लोग बाहर में क्यों करेंगे। दोनों के बीच लड़ाई होती है। तो खलनायक है सो क्या करता है कि सबको मार पिटवा देता है, सब करवा देता है। औरतें वगैरह सब जो थी उच्च जाति की महिलाएं भी इन लोग को पीट पाट के बाहर कर दिया। तो सब इसके बाद में कहा कि से थाना गया केस करने के लिए, थाना वाला केस नहीं लिया, वो है सो इन्हीं लोग को अथी किया, मारपीट करके भगा दिया। तो फिर इसके बाद में कहा कि नहीं अच्छा हम लोग भी बनाएंगे शिवालय। तो उसका शिवालय मतलब कि ये वो जो बनाए थे वो उसका शिवालय हो गया, और ये है जो हम लोग बनाएंगे तो अपना शिवालय होगा। तो शिवालय ये बना, हाँ, तो शिव बढ़ गए। तो शिव है जो ये कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, चंदा कहाँ से आएगा। कहा कि जो उसके लिए चंदा किए थे, जैसे रोड पर घेर करके, उसी तरह हम लोग करेंगे। चंदा पे आजकल अम्बेडकरनामा पे खूब डिबेट चल रहा है। हाँ, तो इसके बाद में वो गया चंदा करने के लिए, सड़क पर अपना बल्ली उल्ली लगाया, सब ये सब किया, रोक नहीं लगा। तो जो खलनायक था उसका उठ बैठ था थाना में। वो जा करके थानेदार को कहा कि उसको पकड़ के लाइए, सबको बंद करिए। तो सबको ऐसो ले जाकर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में सबको था विभिन्न धारा में, बहुत संज्ञेय धारा में सबको ले जाके जेल भेज दिया। ये लोग भेज दिया। तो फिर वहाँ से वो नक्सली कुछ गुट था उसमें जेल में, तो उसी से पूरा ट्रेनिंग वगैरह लिया, ये सब किया पूरा। तो फिर नक्सल, हाँ, तो फिर ये हो जाता है, वहाँ सीखता है। बहुत ब्रेन बात कई बार कहा, बावजूद भी नहीं लोग नहीं तैयार हुआ। फिर ऐसे इसके बाद में है सो जो खलनायक है काफ़ी सताए, उसको मारा पीटा, ये सब किया, तो सभी तरह के अत्याचार किया। तब कहा कि नहीं अब तो हमको बनना ही पड़ेगा जी। हाँ, तो वो है सो बनता है नक्सली, रिबेल, हाँ, नक्सली बनता है। हाँ, बनता है। दिलचस्प उपन्यास है दोनों, और उसका शिवालय और दलपति कल्लू, ये दोनों मंगवाइएगा, मैं भी मंगवाऊंगा। हाँ। और तीसरा कविता संग्रह, हाँ, क्या विद्रोह की कविताएं हैं? हाँ बिल्कुल, एक सामयिक है ये जो अब जैसे बेरोजगारी पर है आपका, बेरोजगारी पर कैसे लोग लड़ रहे हैं। अब हमारा समस्या क्या है, हमारा समस्या वो धर्म जो है, धर्म तो धार्मिक लोग करते ही हैं, जिनको जो मर्जी है वो करें, लेकिन हमारा राजनीति बिल्कुल उससे अलग होना चाहिए। हमारा संविधान भी बताता है कि राजनीति से बिल्कुल अलग होना चाहिए। अब धर्म का है, धर्म थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम छोटा करते हैं। धर्म की 2 प्रमुख बातें होती हैं, एक नैतिक और दूसरा है उसका जो है सिद्धांत, कोड। जब नैतिकता हट जाता है तो वह विध्वंसक हो जाता है, आक्रामक और हिंसात्मक हो जाता है। हमारे यहाँ अभी वही धर्म चल रहा है। इससे बचना चाहिए लोगों को। आपके अम्बेडकर नामा के ये द्वारा सभी से हम आग्रह करते हैं कि वह बिना नैतिकता का कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को आप स्वीकार नहीं करें, विध्वंसक हो जाए। हाँ, विध्वंसक हो जाएगा। चलिए, ये 3 तो आपकी प्रकाशित हैं, 2 उपन्यास है, एक कविता संग्रह है। बाकी कितनी जो है अप्रकाशित है टोटल? मेरे हाँ वो 32 है। उसमें से बिल्कुल है जो मेरे एकदम 8 तैयार है, बिल्कुल 8 तैयार है। हाँ, बाकी सब रफ ड्राफ्ट करके रखा है। हाँ। तो मतलब टोटल 35 हुआ ना? हाँ। क्षमा कीजिएगा, पहले 45 मैंने कह नहीं, वो अलग उपन्यास है, 45 ही है। 45 ही है। हाँ। तो चलिए, 8 किताबें आपके तैयार है। हाँ। तो ये क्या दिल्ली आप आए हैं उसको छपवाने की तैयारी में? हाँ, छपवाने की तैयारी में आए हैं।
हैं? हाँ क्या बात है, सोचिए। हाँ प्रोफेसर लोग 45 किताब नहीं लिखते हैं, और उपन्यास और कविता संग्रह, उपन्यास कई किताब, 8 किताबें आने वाली है। इसलिए ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि रिटायरमेंट के बाद अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल वो किस तरह से लिखने में, अपने पहले के राइटिंग्स को रिफाइन करने में, उसको प्रकाशित करने में लगा रहे हैं। चलिए अब दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। अच्छा, इसी में से एक और मैं बोलूँगा जी कि अभी जैसे विपक्ष जो है, जी। विपक्ष विचारहीन राजनीति कर रहा है। मैं उसी में मेरी एक किताब है भारत जन मुक्ति आंदोलन। अच्छा। तो ये जो 32 है कि वो अपना थ्योरी को जो अपना है जो संपूर्ण क्रांति को वो कैसे फैलाएगी, तो उसी में है कि भारत की संपूर्ण क्रांति का जो फैलाव होगा उसके लिए भारत जन मुक्ति आंदोलन के द्वारा होगा। उसके 2 विंग होंगे, ये सभी के लिए मार्गदर्शन होगा मेरे समझ से। तो उसमें क्या करती है कि एक जो पक्ष है जो सत्ता में है, हालांकि मेरा कल्पना था आज सही हो रहा है, तो वो है सो धर्म लेकर के ही, चूँकि हिटलर का मैंने लिया था, हिटलर का जितने भी तानाशाह बने हैं धर्म को वो इस्तेमाल किया है। धर्म को वही नैतिक जो है, तो होता है ना, नैतिकता को जब हटा दिया, नैतिकता को बड़ी परिभाषा है, नैतिक जो है नियमों को हटा दिया, तो फिर इसके बाद में वो विध्वंस हो जाता है। हिटली मुसलिम जितने भी आपका तानाशाह हैं इसी से चढ़े हैं। और जनतंत्र का सबसे बदसूरत जो होता है वह तानाशाही होता है। यस। जनतंत्र का जो है वो जो है प्लेटो ने भी कहा था कि जनतंत्र से ही वो तानाशाह बन जाता है। तो आज हम देख रहे हैं, तो उसमें जो भारत जन मुक्ति आंदोलन का जो उसमें है, उसके 2 विंग होते हैं। 2 विंग होते हैं क्या कि एक तो कहता है कि नहीं, सो आप जो है कोई धर्म वगैरह जिनको जो मानना है वो माने, उसे कोई मेरा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, भारत का जो संविधान है वह भारत का संविधान सरकार का कर्तव्य है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आज जनता जानती भी नहीं है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो हर एक गांव में वो होर्डिंग लगवाती है। समझा ना। और मौलिक अधिकार का होर्डिंग लगाती है। संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य का संविधान का है कि यही उद्देश्य है, उसका भी होर्डिंग लगाती है। और चौथा जो है वो लगाती है कि पंचायत से लेकर के केंद्र तक सभी का टेलीफोन नंबर, संपर्क नंबर, ईमेल नंबर सभी का लगाती है कि जहां आपको कोई ये करे शिकायत, कोई किसी भ्रष्टाचार हो या किसी तरह का शिकायत करना हो, आप सीधा वहाँ करिए। तो ये 4 लगवाती है। पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, तो उसके लिए भी उसमें दर्शन है। अच्छा, चलिए सब बात मत बोलिए, नहीं तो किताब लोग नहीं पढ़े। अच्छा। तो है ना इंस्पिरेशनल स्टोरी। रिटायर्ड अधिकारी हैं, 45 किताब पर काम कर रहे हैं, 3 प्रकाशित हो चुकी है, 8 तैयार है, और धीरे धीरे करके वो सब प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल। चलिए कभी मैं रांची आऊँगा तो कलेक्शन में देखना चाहूँगा कि क्या क्या आपने लिखा है। स्वागत लेकिन एक और ख़ास बात है कि ये गीतकार भी हैं, गीत लिखते हैं। जरा गीतों के बारे में आप बताइए, 1-2 गाना पहले सुना दीजिए, तब उसके बाद जो है हारमोनियम भी बजाते हैं, मैं आपको बता दूं। तबला बजाते हैं? नहीं, तबला नहीं बजाता हूँ। हारमोनियम। हाँ। जरा सुना मैं जो है मैक्सिमम जो गीत है स्वयं कंपोज करता हूँ। अच्छा। और हारमोनियम पर वो गाता हूँ। अच्छा। अब हारमोनियम के बिना हम गाना मेरा इधर उधर भी चल जाएगा। कोई बात नहीं, खाली दो मुखरा बस। अब जैसे मैंने बेरोजगारी पर लिखा था, ये एक बेरोजगार लड़का है, वो अपनी माँ बाप से के पास बैठ करके और बड़ा चिंतित होता है और ये करता है कि देखिए हमारा उम्र कैसे निकलता जा रहा है, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत युवा शक्ति है और युवा को किस तरह से यहाँ बर्बाद किया जाता है, इस गीत में दर्शन दिया हूँ इसको। अच्छा। है उसका 2 लाइन मुखड़ा है।
बचपन बीता, जरा सा पहले ये हाँ ठीक है। बचपन बीता शिक्षा रे जन, बचपन बीता विद्या रे जन, याधा यौवन सृजन में, प्रौढ़ बीता क्लेश भवरे में, प्रौढ़ बीता क्लेश भवर में, अब देखूं क्या दर्पण में, क्या बात है, क्या अब देखूं क्या दर्पण में। बाबूजी हमारी उमरिया बीतल जाए, बाबूजी हमारी उमरिया बीतल जाए, आगे अंधेरिया सूझे ना उपाय, बाबूजी हमारी उमरिया बीतल जाए, क्या बात है। हमारी उमरिया बीतल जाए, बरस 30 तक करली पढ़ाई, बरस 30 तक करली पढ़ाई, बरस 30 तक करली पढ़ाई, खेत बाड़ी बेच देली गहनो धराई, खेत बाड़ी बेच देली गहनो धराई, जॉब के सोच में देह की जॉब की सोच में देह गल जाए, बाबूजी हमारी उमरिया बीतल जाए। वाह वाह। तो इस तरह के आपने 5000 गाने लिखे? 5000 गीत लिखा हूँ। तो कागज पर लिख के रखे हैं या कंप्यूटर में है? कुछ कंप्यूटर में भी है, तो सबको मैक्सिमम कंप्यूटर में निकाल के रखिए। कभी शौक हुआ कि फिल्मों के लिए गाने लिखें? शौक तो है, लेकिन अब हमको कांटेक्ट नहीं हो उस तरह का। चलिए हम ले चलते हैं मुंबई। हाँ, गानों का कलेक्शन रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कौन भाषा में लिखते हैं? हम ये भोजपुरी में लिखते हैं, मगही में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, 3 भाषा में लिखते हैं। तो हमारे एक गीतकार हैं वो सागर, हाँ सुना है आपने? सुना हूँ। हाँ, वो हमारे मित्र हैं, बम्बई में हैं। हाँ हाँ हाँ। रैप भोजपुरी में लिखे थे अभी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो मुंबई में काबा सुने हैं? हाँ हाँ हाँ, वही लिखे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो वो काफ़ी वो प्रसिद्धि है, मिली गाना गीत को। अनारकली ऑफ आरा में भी गाना लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो कभी मूड बने तो बम्बई चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किस किस तरह का थीम है आपके गाने का? अब जैसे है महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है, फिर इसके बाद में है समरसता पर, माने धर्म की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, धर्म की है। तो मेरा यह है कि आप धर्म मानिए या ना मानिए, जो नास्तिक है सबसे बड़ा धार्मिक है। वो जो नास्तिक है, जिसको नास्तिक कहते हैं, वह सबसे बड़ा धार्मिक है, क्योंकि वह प्रकृति को मानता है, प्रकृति को मानता है, और प्रकृति ही भगवान है। आप लोग समझते नहीं हैं, भगवान का मतलब ही है प्रकृति। जैसे उसका है प्रथम अक्षर भगवान का, सभी प्रकृति के 5 तत्व पर है नामित। जैसे भ से है भूमि, ग से है गगन, व से है वायु, अ से है अग्नि, न से है नीर, पानी। इसी भगवान इसी को बोला गया है। बाद में सभी धर्म लोग ये सब जोड़ दिया है। तो वो जो नास्तिक हैं वो सबसे बड़ा धार्मिक हैं, क्योंकि वो प्रकृति को छेड़ना नहीं चाहते हैं, प्रकृति को अति नहीं करना चाहते हैं। बाकी तो सब प्रकृति को बर्बादे करना चाहते हैं, जितने भी कर्मकांड हैं। चलिए आप जल्दी से अपनी किताबें छपवाइए, और आप 2-4 गाने जो हैं रिकॉर्ड करके अच्छे से हारमोनियम पर, हाँ 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 हाँ,
और उसको आप सेव करके भेजिए, मैं अम्बेडकरनामा पे डालता हूँ। बिल्कुल। और मैं मुंबई अपने दोस्तों के पास भेजता हूँ कि भाई ऐसे गाना लिखते हैं, इनका उपयोग किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मगही, भोजपुरी और हिंदी 3 भाषा में लिखते हैं। हाँ, और सभी विधा में, सभी क्षेत्र में है। श्रृंगार का भी है, रोमांटिक है, सभी तरह का है। चलिए, तो एक बार मुंबई चला जाए, आपको फिर नया करियर की तलाश की जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हाँ। तो दोस्तों, ये होता है इंस्पिरेशनल स्टोरीज। हाँ, अच्छा, मेरा नॉवेल भी है। हाँ, आज तक मैं समझा हूँ कि जितने भी ये बन रहे हैं 10 बरस में, जितने बन रहे हैं फिल्म, वो मेरे नॉवेल के सामने एक भी स्टोरी नहीं है किसी का। हाँ, क्या बात है। तो आपको बॉम्बे ले चलना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, मैं चलूँगा। तो ये होता है इंस्पिरेशनल काम करना। इसलिए अम्बेडकरनामा एक खोजी तरह का काम करता है, आपको छुपे हुए टैलेंट से, हिडन टैलेंट से भी आपको रूबरू कराता है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आर.के. साहब की, मैं एक आर.के. फिल्म था, हमारे पास आर.के. चौधरी हैं, तो इनके गाने मंगवाऊंगा, मैं गाना शेयर करूंगा अपने यूट्यूब पर। उसके बाद वो गाने मैं मुंबई भेजूंगा, अपने दोस्तों से इन्हें ज़रूर मिलवाऊंगा। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सभी को मेरा नमस्कार जी। और आप सभी लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे ज़्यादा बढ़ाइए। मुझे काफ़ी भविष्य लग रहा है कि अम्बेडकरनामा ही पूरा जो है ना, देश को तो रोशन करेगा ही, विदेश को भी करेगा, पूरी दुनिया को। शुक्रिया, थैंक यू।